Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry teacher, and we are doing worksheets. So students, worksheet में हम 2 वर्कशीट कर चुके हैं. आज हम 3rd वर्कशीट अगेन चैप्टर सॉलिड स्टेट. तो कुछ न्यूमेरिकल्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो हम सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करें. तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 40. An element with molar mass 2.7 into 10 to the power -2 किलोग्राम पर मोल. तो बच्चों एक एलिमेंट कौन सा है वो तो क्लियर नहीं है, लेकिन मोलर मास जो है एलिमेंट का, जो मोलर मास है गिवन डेटा. ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको थोड़ा लिखना है एग्जाम में प्रॉपर पैटर्न में. गिवन डेटा मोलर मास जो है बच्चों दैट इज 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2 किलोग्राम पर मोल. ठीक है भाई, तो ये तो हो गया मोलर मास. फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ 405 पिकोमीटर. अब देखो ये किलोग्राम में चल रहा है, एज लेंथ जो है बच्चों वो है 405 पिकोमीटर. नाउ 1 पिकोमीटर जो है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर है ना भाई. 1 पिकोमीटर में 10 की पावर -12 मीटर होते हैं. तो 405 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर. ओके, और क्या दिया है तो बच्चों डेंसिटी दे रखी है आपको. डेंसिटी इक्वल्स टू 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो यूनिट सारी देख लो सेम है. ठीक है, सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल. मतलब नेचर यानी आपसे पूछ रहा है कि क्या आपका यूनिट सेल बीसीसी है, क्या एफसीसी है ना, या फिर सिंपल क्यूबिक है. ठीक है, तो हम कहेंगे Z बता दो, है ना. अगर Z की वैल्यू बच्चों अगर 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है, मतलब सिंपल क्यूबिक है, तो Z1 आ जाता है ना. एफसीसी होता तो Z4 आ जाता, और बीसीसी होता तो Z2 आ जाता. तो हम कहेंगे भाई एक बार Z निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. सो आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, तो आपको Z फाइंड करना है. नाउ फॉर्मूला आपके पास है ही सही. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे. तो डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखेंगे ज़माना. नाउ व्हाट इज ज़माना, तो देखो ज़माना यानी Z इंटू M है ना. जमा आ मतलब A की पावर क्यूब है ना. ए ज़माना, और ना मतलब एनी, एवोगेड्रो नंबर. ठीक है, तो ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला है ना. क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो बच्चों देखो डेंसिटी गिवन है शायद आपको कितना, तो हम कहेंगे 2.7 इंटू 10 टू दी पावर कितना है 3 है ना. तो आपको डेंसिटी गिवन है. इक्वल्स टू Z हमें फाइंड करना है. M क्या है, तो भाई M तो मोलर मास है. अभी मोलर मास कितना है 2.7 इंटू 10 टू दी पावर -2. ठीक है, नाउ A क्यूब. अब A क्यूब क्या है, तो देखो A है 405 इंटू 10 टू दी पावर -12. ठीक है, अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भाई कैलकुलेशन आप तो कर देते हो, हम एग्जाम में कैसे करेंगे, इतना लेंदी कैलकुलेशन होगा तो कैसे होगा. तो देखो थोड़ा ट्रिक ले लेते हैं भाई. 4.05 इंटू 10 टू दी पावर -12 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 4.05 इंटू 10 टू दी पावर -10. ठीक है ना, ये 100 से डिवाइड कर दो, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो. सो दिस इज 4.05 इंटू 10 टू दी पावर -10. तो मुझे क्यूब करना है, तो 4.05 का क्यूब और 10 टू दी पावर -10 का क्यूब क्या हो गया 10 टू दी पावर -30. ठीक है, और एन क्या है, तो भाई एन तो एवोगेड्रो नंबर है. सो दिस विल बी 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23. ठीक है, अब क्या कैंसिल हो सकता है पहले वो चेक कर लेते हैं. तो देखो 2.7 तो कैंसिल कर लेते हैं. ठीक है, Z फाइंड करना है ना. अभी 10 टू दी पावर -2 है और उधर 3 है, चलो पावर डिफरेंट है. अब क्या करें, तो देखो Z इक्वल्स टू क्या सेट हो रहा है, तो 4.05 की पावर 3. अभी एग्जाम में थोड़ा दिक्कत आएगा तो तुम अप्रॉक्सीमेटली 4 मान लो, 4 की पावर 3 से सॉल्व कर लेना है ना. तो 64 है, 64.1 64.2 ऐसा कुछ ले लेना, आ जाएगा आंसर. ठीक है, तो मैं देख रही हूँ भाई ये हो गया
2.05 की पावर कितना हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है, अभी 10 टू द पावर माइनस 30 और 23 इसको कैंसिल कर दूं तो बचेगा क्या, तो बचेगा 10 टू द पावर माइनस 7, ये भी इधर ले लो 10 टू द पावर माइनस 7। ऑलरेडी क्या है, तो ऑलरेडी है आपके पास 10 टू द पावर 3। ठीक है, इसका क्यूब ले लिया, 10 टू द पावर माइनस 7 ले लिया, 6.02 नहीं उठाया, वो भी उठा लेते। ठीक है, डिवाइडेड बाय, तो अब आ रहा है आपके पास सिर्फ 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, अभी 10 टू द पावर माइनस 2 और 10 टू द पावर माइनस 7 कैंसिल करेंगे तो बचेगा कितना ऊपर, 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास z का वैल्यू आएगा। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, तो 4.05 को तुम 4 मान लो अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करो। अब मान लो 3.99 आता है तो 4 ही लेना है, 3.8 आता है तो भी z तो क्या है, होल नंबर है, इंटीजर है ना, तो हम कहेंगे भाई z की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट्स में तो आने से रही, डेसिमल में तो आने से रही, तो यहाँ जो z आएगा बच्चों दैट विल बी 4। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा z इक्वल्स टू 4। लेकिन उसे तो नेचर पूछा है, उसने z पूछा ही नहीं है, तो हम कहेंगे भाई z 4 है, यानी यूनिट सेल का जो नेचर है दैट इज FCC। यूनिट सेल क्या है, तो हम कहेंगे यूनिट सेल है FCC। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। एक बार देख लो फिर आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, CCP है। CCP मतलब हम FCC मान के चलते हैं कि CCP तो पूरा 3D स्ट्रक्चर है, और जब उसका यूनिट सेल कट करेंगे देन इट विल बी FCC। ठीक है, नाउ इट्स मेटालिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर। तो फिर हम देख लेते हैं, देखो कि भाई एल्यूमिनियम जो है CCP क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है, रेडियस जो है वो है 125 पिकोमीटर। ओके, नाउ व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। तो बच्चों एज लेंथ यानी कि A पूछा है। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आपके पास क्या है, वॉल्यूम है, एल्यूमिनियम का टुकड़ा 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप बता दो कितनी यूनिट सेल होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, हम A की वैल्यू फाइंड करें। तो बच्चों हम लिखेंगे इन FCC। अब FCC तुम्हें याद है FCC में कौन कौन से पार्टिकल्स टच करते हैं, तो FCC में कॉर्नर, फेस सेंटर और ये कॉर्नर बच्चों ये पार्टिकल्स टच करते। तो अगर ये A है, ये A है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, √2a। और इसमें रेडियस देखो, एक रेडियस इधर की आएगी, 2 रेडियस इधर की आएगी, एक रेडियस इधर की आएगी। तो हम कहेंगे इन FCC इतना तो हमें क्लियर है कि √2a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4r। ओके, तो √2a इक्वल्स टू 4r। अब a इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे 4r डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, अभी 4 को मैं ऐसे लिख दूं √2 इंटू √2 इंटू 2, r की वैल्यू 125 पिकोमीटर है। ठीक है, अपॉन √2। ठीक है ना, √2 इंटू 2 क्या हो गया, 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4। अब क्या करें, तो बस एक √2 ही तो कैंसिल करना था। ठीक है, अब बच्चों तो हम कहेंगे A की वैल्यू जो है 125 का डबल कर दो, कितना हो गया, 250। तो A की वैल्यू जो है बच्चों 250 इंटू √2 पिकोमीटर। ठीक है, ये आंसर आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो हम कहेंगे चलो एज लेंथ तो आ गया कम से कम। नाउ हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तुम्हारे पास पिकोमीटर है, तो पहले इसको क्या करो, तो बच्चों पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो देखो एक पिकोमीटर जो है दैट इज 10 टू द पावर -12 मीटर, और सेंटीमीटर में क्या 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों ये तो एज लेंथ है। अब मैं तुम्हें कहूँगी भाई क्यूब का वॉल्यूम निकालो, तो हम फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब क्यूब का वॉल्यूम तो हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो हम कहेंगे A क्यूब। ठीक है, A कितना है, तो ये रहा 250 इंटू √2 इंटू 10 टू द पावर -10। तो मैं कह दूँ भाई आपको एक तो 250 का क्यूब करना है, इंटू √2 का भी क्यूब करना है, इंटू
10 टू द पावर कितना है -10, इसका क्यूब करेंगे तो इट विल बी 10 टू द पावर -30. ठीक है, नाउ दिस विल बी 250 क्यूब इंटू 2√2 हो जाएगा अगेन, है ना. √2 का क्यूब का हो जाएगा 2√2. ठीक है, और इंटू 10 टू द पावर -30, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. ये क्यूब का वॉल्यूम है. ठीक है, अब तुम सोचो ये तो एक क्यूब का वॉल्यूम है, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है, तो मैंने तुम्हें जो एल्यूमिनियम का टुकड़ा दिया है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना. और आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब मान लो पूरे रूम का वॉल्यूम कितना है, तो या पूरे एरिया का वॉल्यूम कितना है, पूरी जगह जो आपके पास है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है. और उसके अंदर क्या होगा, छोटे 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 यूनिट सेल होंगे, बहुत सारे होंगे, है ना. तो हम क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, है ना. उससे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल. भाई कितनी यूनिट सेल है, तो पूरे वॉल्यूम में 1 यूनिट सेल का डिवाइड कर दो वॉल्यूम. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो हम फॉर्मूला बना लेते हैं. नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इक्वल्स टू, तो बच्चों कितनी यूनिट सेल्स होंगी, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, तो हम कहेंगे गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल. तो भाई नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड करें. सो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल अगर देखा जाए तो गिवन वॉल्यूम कितना है, तो हम कहेंगे गिवन वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, सो दिस इज 250 की पावर 3 मल्टीप्लाई विथ 2√2, और 10 टू द पावर -30 को ऊपर ले जाओ तो 10 टू द पावर प्लस का 30. ठीक है, अब बच्चों तुम्हें है ना इसको क्यूब करने की ज़रूरत नहीं है, समझे. 10 टू द पावर 30 है ना, इसको अगर तुम्हें इजी करना है तो देखो 10 टू द पावर 30 को ऐसे लिखो, 10 टू द पावर 30 है ना, इसको ऐसे लिखो 1000 इंटू 1000 इंटू 1000. ठीक है, कितने ज़ीरो ले लिए, 1 2 3 और 10 और ले लो. अब कितने बचे, तो बच्चों अब बचे 10 की पावर 20 डिवाइडेड बाय, चलो 250 इंटू 250 इंटू 250 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड √2. अब देखो कितना सिंपल हो गया. 1000 अपॉन 250 कितना हो गया 4, अगेन 1000 अपॉन 250 कितना हो गया 4, फिर 4 और 10/2 कितना हो गया 5, और √2 तो तुम्हें पता ही है 1.414. ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगी. ठीक है, मेरे पास बच्चों के कॉल्स आते हैं कि भाई ये कैलकुलेशन करनी कैसे है, तो अब तुम्हें ध्यान रखना है. ठीक है, अब इसको सॉल्व करो बच्चों, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा कितनी यूनिट सेल्स हैं. क्लियर, सॉल्व आप अपने आप कर लोगे. तो हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ NaCl इज डोप्ड विद 10 टू द पावर -3 मोल परसेंट SrCl2, मोल परसेंट इम्प्योरिटी लिख दो भले, SrCl2, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज. अब बच्चों देखो, क्रिस्टल तो है NaCl का, डोपिंग करना मतलब इम्प्योरिटी मिलाना. किसकी इम्प्योरिटी मिलाई, तो आपने इम्प्योरिटी मिलाई SrCl2. तो पहले हम वैकेंसी वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि है क्या एक्चुअली. तो देखो NaCl का क्रिस्टल मतलब Na+Cl- Na+, अगेन Cl- Na+Cl-, फिर Na+, Cl- Na+. ठीक है, अभी 9 बनाएंगे तो हम खुद ही गलत बना देते हैं, इसलिए 12 बनाने कम से कम. तो भाई ये NaCl का क्रिस्टल है. अब आपसे मैंने कहा कि नहीं NaCl के क्रिस्टल में SrCl2 की इम्प्योरिटी मिलाओ. ठीक है, तो लिक्विड NaCl में लिक्विड SrCl2 मिला दिया, तो Cl तो सेम है, रिप्लेस करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब बच्चों एक स्ट्रॉन्शियम का चार्ज है +2, तो ये क्या करेगा, 2 Na+ को रिप्लेस करेगा. तो मैं कहूँगी भाई स्ट्रॉन्शियम आया है तो सोडियम को तो हटाएगा, तो ये सोडियम को हटा दिया.
अब बच्चों सोडियम को हटा दिया तो ये दोनों जगह खाली हो गई, लेकिन एक जगह पे तो स्ट्रोंशियम खुद बैठ जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे भाई ये देखो Sr+2 ये खुद तो यहाँ बैठ गया, ठीक है। तो ये एक जगह खाली रह गई। इस वेकेंट साइट को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों इस वेकेंट साइट को हम कहते हैं कैटायन वैकेंसी, क्योंकि ये जो एम्प्टी साइट है, वेकेंट साइट है, ये Na+ की थी, है ना। तो ये खाली जगह है, तो कैटायन की जगह खाली है, इसलिए दिस इज कैटायन वैकेंसी। अब क्या करना है? तो मुझे लग रहा है कि देखो 1 मोल SrCl2 मिला है, मैंने तो एक SrCl2 ही सोचा था, तो उस SrCl2 ने 2 सोडियम को उठाया, एक की जगह वो खुद बैठ गया, एक की जगह खाली की। मतलब इतना मुझे क्लियर होना चाहिए कि भाई एक SrCl2 एक कैटायन वैकेंसी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। तो देखो डोपिंग क्या की, 10⁻³ मोल% विद SrCl2, यानी कि अगर NaCl 100 है तो SrCl2 कितना है? 10⁻³ मोल%। तो हम लिखेंगे कि भाई 100 मोल NaCl, है ना। NaCl के कितने मोल हैं? तो हम कहेंगे 100 मोल NaCl इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे 10⁻³ मोल SrCl2, ठीक है ना। 1 मोल NaCl होता तो बच्चों 1 मोल NaCl इक्वल्स टू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100 मोल SrCl2, ठीक है। अब बच्चों एक SrCl2 एक कैटायन वैकेंसी, है ना। तो मैं क्या लिख दूं? यहाँ साइड में लिख देंगे, यहाँ वी नो दैट 1 मोल SrCl2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 मोल कैटायन वैकेंसी, ठीक है। अब आपके पास कितने SrCl2 है? तो हम कहेंगे 10⁻⁵ मोल SrCl2। तो भाई जितने मोल SrCl2 है उतनी मोल ही कैटायन वैकेंसी है, तो 10⁻⁵ मोल कैटायन वैकेंसी। क्लियर ना? कॉन्सेप्ट अगर आपका थियरी वाला क्लियर है तब तो न्यूमेरिकल में कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो हिसाब लगाने जैसा है ना। एक बार आप कैलकुलेशन कर रहे हो, क्या करना है? अब देखो 10⁻⁵ मोल SrCl2 की या कैटायन की वैकेंसी है, तो मोल हटाएंगे तो एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा। एक मोल में कितने एटम्स हैं? तो हम कहेंगे 10⁻23, तो इतनी की इतनी वैकेंसी बनेगी, है ना। तो 10⁻⁵ इंटू एवोगैड्रो नंबर, इतनी कैटायन वैकेंसीज हैं, ठीक है भाई, इतनी कैटायन वैकेंसीज है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 6.02 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? 18 कैटायन वैकेंसीज, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चों अगर आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन इजी है, फिर तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कमेंट, collect the value of melting point of water, ethyl alcohol, diethyl ether and methane from the data given in the book। तो डेटास तो हमने ले लिए बुक से। What can you say about the intermolecular forces between these molecules? अब बच्चों कोई भी अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, उसका मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म करने पे वो पिघलता है, मतलब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या है? उतने ही ज़्यादा, है ना। कोई चीज़ जल्दी से मेल्ट हो जाती है, मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे को छोड़ देते हैं। छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने होल्ड ही अच्छे से नहीं किया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए कि ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, greater will be melting point, ठीक है। तो भाई जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा।
हमारे पास डेटा है तो हम उल्टा कह देंगे ग्रेटर द मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात तो एक ही है ना भाई, ये तो फैक्ट है और इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि भाई वाटर का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ सबसे ज़्यादा लग रहा है ना, सिंस वाटर हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाकी सब ध्यान रखना माइनस में, है ना, कोई नहीं लगे कि भाई इथाइल अल्कोहल का ज़्यादा है, डाइथाइल ईथर का कम है, केल्विन में, स्केल माइनस में चलेगा सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई वाटर हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब वाटर में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, तो हम कहेंगे भाई वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, तो वाटर हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड हियर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। वाटर में कौन सा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो हम कहेंगे भाई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब बच्चों इथेनॉल और डाई इथाइल ईथर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि इथाइल अल्कोहल जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट और लो जाएगा, है ना, ईथर का थोड़ा ऊपर आएगा क्योंकि माइनस में करोगे केल्विन में, तो आप क्या देखोगे इथेनॉल, तो भाई इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन इथेनॉल में एल्काइल ग्रुप आ जाता है ROH, वाटर तो क्या था HOH, तो एक वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन अल्कोहल में क्या है हाइड्रोफोबिक पार्ट आ जाता है, R आ जाता है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम कहेंगे ऑल्दो अल्कोहल हैज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इथाइल अल्कोहल हैज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन पानी के कंपैरेटिवली क्या है, वीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बट इट इज वीकर देन वाटर, इसीलिए तो पानी से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम आ रहा है, ठीक है, तो इट इज वीकर देन वाटर, ओके। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अब बच्चों ईथर, तो ईथर में पोलैरिटी तो होती है लेकिन बहुत कम होती है, तो हम कहेंगे चलो है तो सिर्फ पोलैरिटी, तो अगर पोलर मॉलिक्यूल के पास में पोलर मॉलिक्यूल आए तो कौन सा इंट्रैक्शन है, तो हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। तो थर्ड हमें बताना है कि भाई अब ईथर का है मेल्टिंग पॉइंट, तो ईथर हैज़ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है, तो ईथर में हो गया डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। अब बच्चों फोर्थ जो है वो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है और वो है मीथेन, माइनस का 90.5, बहुत ज़्यादा गिर गया इसका। तो मीथेन नॉर्मल टेम्परेचर पे तो गैस ही, कब तो लिक्विड बनेगी, कब उसको सॉलिडिफाई करेंगे, तो बहुत ज़्यादा कोल्ड चाहिए, है ना, तो टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। अब मीथेन नॉन पोलर है, अब नॉन पोलर तो तुम्हें ध्यान रखना है जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो हमारा आंसर होता है लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस, और नहीं याद रहे तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम कहेंगे सिंस मीथेन क्या है, तो बच्चों मीथेन है नॉन पोलर, मीथेन इज नॉन पोलर, ठीक है। सो इट हैज वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लंडन फोर्स, ठीक है। सो इट हैज वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction, that is London forces, ठीक है। तो ये आपका हो गया मीथेन के अंदर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। आगे चलते हैं। नाउ explain the basis of similarities and differences between metallic and ionic crystal। तो बच्चों मेटालिक क्रिस्टल और आयोनिक क्रिस्टल में क्या करना है, सिमिलैरिटी भी बतानी है और डिफरेंसेस भी बताना। अब बच्चों मेटालिक क्रिस्टल बोल रहे हो, आयोनिक क्रिस्टल बोल रहे हो, मतलब मेटल भी सॉलिड है, आयोनिक कंपाउंड भी सॉलिड, और परफेक्ट ज्योमेट्री है। क्रिस्टल बोल रहे हो मतलब दोनों में क्या है, परफेक्ट ज्योमेट्री है। तो एक सिमिलैरिटी तो मैं कह सकती हूँ, पहले अगर हम सिमिलैरिटी लिखें तो पहले सिमिलैरिटी क्या होनी चाहिए, तो हम कहेंगे बोथ आर सॉलिड्स
ठीक है, दोनों क्या है, सॉलिड्स है, बोथ आर सॉलिड्स एंड हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ, क्रिस्टल का मतलब ही क्या होता है, तो हम कहेंगे क्रिस्टल का मतलब होता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो भाई एक सिमिलैरिटी तो ये है ना। दूसरी सिमिलैरिटी क्या हो सकती है, दोनों सॉलिड है, दोनों में परफेक्ट अरेंजमेंट है। अब देखो मेटल भी कंडक्टर है, लेकिन वो सॉलिड स्टेट में, बट कंडक्टर तो है। और आयोनिक कंपाउंड वो भी कंडक्टर है, भले ही वो एक्वस सॉल्यूशन में है, लेकिन अपनी अपनी स्टेट में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड सिमिलैरिटी हमें बतानी है, तो हम लिखेंगे भाई दोनों क्या करते हैं, दोनों जो है वो कंडक्टर है। यहाँ पे भी लिख सकते हो भाई मेटल है तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ना, पिघलता थोड़ा ना, रूम टेम्परेचर पे तो कितना हार्ड होता है। आयनिक वो भी क्या होता है, परफेक्ट हार्ड होता है ना। तो बोथ आर हार्ड सॉलिड लिख सकते हैं, सॉलिड है तो बोथ आर हार्ड एट रूम टेम्परेचर, है ना, क्रिस्टलाइन स्टेट में होते ही हैं, ये भी लिख सकते हो। या लिख सकते हो दोनों के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो सेकेंड हम ये लिख देते हैं, बोथ हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बोथ हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये तो हो गई बच्चों इन दोनों के बीच में क्या, सिमिलैरिटी। अब आपको बताना है डिफरेंसेस क्या है, तो डिफरेंसेस बताओ। अब देखो मेटालिक सॉलिड है तो मेटालिक बॉन्ड होगा, आयोनिक सॉलिड है तो आयोनिक बॉन्ड होगा। तो एक डिफरेंस हम ये लिख सकते हैं, मेटालिक सॉलिड्स हैव मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, मेटालिक सॉलिड्स हैव मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, और आयोनिक सॉलिड तो हम कहेंगे आयोनिक सॉलिड हैव, आयोनिक सॉलिड्स हैव आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते थे कि भाई मेटालिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो मेटल का एटम होता है, और आयोनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस होता है। ठीक है, अब सेकेंड डिफरेंस तो तुम कहोगे मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू फ्री आयंस, और आयोनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू, सॉरी मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और आयोनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू फ्री आयंस। ठीक है, या मेटालिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, मेटालिक सॉलिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी in solid state and due to free ion, सॉरी फ्री आयन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन। भाई मेटल है तो उसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट आयोनिक सॉलिड, पहली बात सॉलिड स्टेट में तो करेगा नहीं। आयोनिक सॉलिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट कर लेगा बच्चों, लेकिन तो हम कहेंगे आयोनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करेगा, लेकिन एक तो एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, या फिर बच्चों तो हम कहेंगे या फिर मोल्टन स्टेट। तो इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, और वजह क्या है, तो वजह है ड्यू टू फ्री आयंस। ठीक है, तो जब हम कह ही रहे हैं आयोनिक क्रिस्टल तो आयंस की वजह से करंट आएगा, मेटालिक क्रिस्टल तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट आएगा। ठीक है, नाउ आयोनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। तो बच्चों आयोनिक क्रिस्टल्स में आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस वजह से क्या है, हार्ड है। तो पहला रीजन तो हम लिख देते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या होते हैं, तो हम कहेंगे ये हार्ड होते हैं। ठीक है, अब ब्रिटल क्यों होते हैं, तो ये तो तुमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो लाइक चार्जेस कम क्लोज टू ईच अदर, प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस। जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो प्लस के पास प्लस आ जाएगा, माइनस के पास माइनस आ जाएगा, तो रिपल्शन हो जाएगा,
है ना। तो नमक की थोड़ी सी डली होती है, उसको प्रेस करो, टूट जाती, बहुत जल्दी टूट जाती। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगी? सेकेंड का आंसर, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स like charge come close to each other। ठीक है भाई, सेम चार्ज जो है वो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। come close to each other, इससे क्या होगा? तो इससे रिपल्शन होगा। so there is repulsion, so that it is brittle in nature। ठीक है भाई, ब्रिटल इन नेचर की वजह समझ में आ गई। ब्रिटल क्यों है? ब्रिटल इन नेचर। क्लियर? तो बच्चों ये थियरी क्वेश्चंस है, ये भी बन सकते हैं आपसे। नाउ सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी लैटिस if the edge length of the cell is 4.07 into 10 to the power minus 8 centimeter and density 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। तो बच्चों सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी लैटिस, तो पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा Z FCC कितना है। तो देखो Z FCC है 4, ठीक है। एज लेंथ कितना है बच्चों? तो एज लेंथ यानी A, ये है 4.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और डेंसिटी कितना है? तो डेंसिटी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट क्या करना है? तो एटॉमिक मास सिल्वर का कैलकुलेट करना। सिंपल है बच्चों, Z दिया है, A दिया है, डेंसिटी दिया है, और तुम्हें क्या करना है? मोलर मास निकालना है ना। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, डेंसिटी इक्वल्स टू Z इंटू M डिवाइडेड बाय A क्यूब इंटू N, है ना। अभी बताया था मैंने ज़माना, तो ज़माना बस। अब डेंसिटी गिवन है, तो चलो डेंसिटी की वैल्यू रख लेते हैं 10.5, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इक्वल्स टू Z, तो बच्चों Z है 4, मोलर मास तुम्हें फाइंड करना है A क्यूब। अब देखो 4.07 का क्यूब, ठीक है, 4.07 का क्यूब, ठीक है। 10 टू द पावर माइनस 8 का क्यूब, 10 टू द पावर माइनस 24। एवोगैड्रो नंबर, तो बच्चों 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। अब तो 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 24 कैंसिल कर दो, 10 टू द पावर हो गया -1। अब तुम्हें लगेगी 4.07 का क्यूब कैसे करूँगा, एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, तो जरूरत नहीं है, तुम 4 का क्यूब निकालो, कितना आएगा? 4 चौक 16, 16 इंटू 4 64 हो गया। तो तुम 64.1 64.2 से सेट कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं, आंसर अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब तो हम कहेंगे भाई m कितना आ रहा है? तो m आ रहा है 10.5 मल्टीप्लाई विद 4.07 का क्यूब, 10 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई विद 6.02, ठीक है, एंड द होल डेटा इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, 10 टू द पावर 23, और ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 106.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। और सिल्वर का होता कितना है? तो हम कहेंगे 108 तो होता ही। मान लो तुम्हें इतना कैलकुलेट नहीं करना है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर है, भाई आंसर कितना आना चाहिए? 108 के आसपास आना चाहिए, तो 107 लिख दिया, 106.9 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स P एंड Q। एटम्स Q आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ठीक है भाई। Q कहाँ पे है? तो हम कहेंगे भाई Q तो कॉर्नर पे है। अब कॉर्नर, तो हम कहेंगे कॉर्नर होते हैं 8, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8, Q हो गया 1। नाउ P एटम्स एट द बॉडी सेंटर, तो भाई P कहाँ है? तो P एटम है एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो बच्चों बॉडी सेंटर 1,
और कंट्रीब्यूशन पूरा। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो भाई P रेशियो Q निकालो, तो हम कहेंगे 1:1। तो फॉर्मूला क्या होगा? तो हम कहेंगे फॉर्मूला हो जाएगा PQ। ठीक। नाउ व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q? अब इसको थोड़ा ध्यान लगा के समझना कि भाई P और Q का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो देखो, ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब P के चारों तरफ कितने Q है और Q के चारों तरफ कितने P हैं। ठीक है। अब देखो Q जो है बच्चों, Q कहाँ पे था? कॉर्नर पे। तो भाई कोने होते हैं 8। तो कॉर्नर हो गए 8, कोई डाउट नहीं आता। अब P कहाँ है? तो भाई P है बॉडी सेंटर, तो यहाँ। ठीक है। अब आप अपना एक रूम मान लो, तो रूम में कोने कितने हैं? 8। तो भाई 4 तो छत पे और 4 नीचे। तो भाई 4 छत पे क्यों है और 4 फर्श पे भी क्यों है? सेंटर में P है। तो P क्या करेगा? 4 तो कॉर्नर ऊपर वाले को टच करेगा और 4 जो नीचे है ना, फ्लोर के 4 कॉर्नर है उनको टच करेगा। लाइक सैंडविच मान लो, है ना। सैंडविच में क्या होता है? ब्रेड होती है 4 कॉर्नर, लोअर ब्रेड होती है 4 कॉर्नर, बीच में राइस बॉल। तो राइस बॉल क्या करेगा? ऊपर के 4 कोनों को टच करेगा, नीचे के भी 4 कोनों को टच करेगा। तो Q का कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना हो गया? सॉरी, P का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? तो हम कहेंगे ये तो 8 दिख रहा है, साफ दिख रहा है। 4 छत के कोनों को टच करेगा, 4 फ्लोर के कॉर्नर को टच करेगा। लेकिन मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 है? P का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 8 है क्योंकि P के 4 ऊपर और 4 नीचे Q है। तो P का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और Q का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे? तो बच्चों Q अपनी यूनिट सेल में एक इसको टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हम कहेंगे हाँ, अपनी यूनिट सेल में तो इसको टच कर रहा है। तो एक कोना तो 8 यूनिट सेल का हिस्सा होता है ना। कोने को कितने में बांटते हैं? तो हम कहेंगे 8 में बंटता है। तो अगर एक कॉर्नर 8 में बट रहा है, 8 यूनिट सेल में आ रहा है, तो वो हर यूनिट सेल में क्या करेगा? बॉडी के सेंटर वाले पार्टिकल को टच करेगा, यानी P को टच करेगा, है ना। तो हम कहेंगे भाई 8 में बटेगा, 8 में टच करेगा, तो Q के चारों तरफ हो गए 8P और P के चारों तरफ क्या हो गए? 8Q। तो अगर तुमसे पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, इस तरह का, इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों सीजियम क्लोराइड। ये जो सिचुएशन है ना, ये होती है सीजियम क्लोराइड, है ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर, सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 8:8, 8:8। ठीक है। चल एक क्वेश्चन और देखते हैं। नियोबियम क्रिस्टलाइजेस इन अ BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, डेंसिटी इज 8.55। ठीक है। तो गिवन डेटा लिख देते हैं भाई। तो पहला है डेंसिटी 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम। तो भाई रेडियस तुम्हें बतानी है। एटॉमिक मास कैपिटल M जो है दैट इज 93U, यूनिफाइड मास। ठीक है। और यूनिट सेल कौन सी है बच्चों? तो यूनिट सेल BCC है। तो ZBCC कितना होता है? तो हम कहेंगे 2। अब देखो डेंसिटी है, Z है, M है, A नहीं है। तो पहले तो मुझे A फाइंड करना चाहिए, बाद में सब कुछ होगा। रेडियस तो बात की बात है। तो हम कहेंगे चलो फॉर्मूला तो क्लियर है, डेंसिटी इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन A³ इंटू Na, है ना। जमाना लिख दिया हमने। नाउ डेंसिटी 8.55। ठीक है। ZBCC याद है ना, BCC 8 कोने पे 8 पार्टिकल, कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस बॉडी के सेंटर पे एक पार्टिकल, कंट्रीब्यूशन पूरा 1:1। ठीक है। तो हम कहेंगे भाई ZBCC होता है 2। मोलर मास, एटॉमिक मास तुम्हें दे ही रखा है नियोबियम का 93। A³ हमें नहीं पता, फाइंड करना है। और एवोगैड्रो नंबर हो गया 6.02 10⁻23। अब यहाँ बच्चों को कैलकुलेशन में बहुत डर लगता है कि भाई ये कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो 2 × 93 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 8.55। ठीक है। 10⁻23 है ना, ऊपर गया तो 10⁻⁻23। ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, 10 से मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ, 10 से मल्टीप्लाई भी कर लेती हूँ, 10 से डिवाइड भी कर लेती हूँ। ठीक है। तो ये 10 टू दी पावर क्या हो गया? -24 हो गया।
तो एक बार तो इसको मैं अलग कर देती हूँ, 10 टू द पावर माइनस का 24, ठीक है। और इससे तुम सॉल्व करो, ताकि 2 इंटू 93 मल्टीप्लाई विथ 10, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 8.55, तो ये आएगा बच्चों अप्रॉक्सीमेटली 36 के अराउंड, ठीक है। ये तो कैलकुलेट कर लोगे तुम, तो ये आएगा 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, 36.1.2, तो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ ए, तो बच्चों ए हो जाएगा 36 का क्यूब रूट और 10 टू द पावर माइनस 24 का भी क्या क्यूब रूट, ठीक है। अब 10 टू द पावर माइनस 24 का क्यूब रूट 3 से डिवाइड कर दो तो ये तो 8 हो गया, है ना। यूनिट क्या चल रही है, सेंटीमीटर चल रही है ना, तो सेंटीमीटर। अब यहाँ फंसे 36 का क्यूब रूट एग्जाम में कैसे निकालेगा। अब देखो, अगर 4 होता तो 4 का क्यूब रूट होता है 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, तो बहुत दूर है। और अगर 3 होता तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 36 है 27 तो आ गया, मतलब 3 से ज़्यादा लेना है, 4 को तो टच नहीं कराना है, 3.5 से ज़्यादा तो जाना ही नहीं है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो 3 से ज़्यादा आएगा, अब वो 3.2 हो सकता है, 3.3 हो सकता है ना, क्योंकि 27 और 36 में गैप तो है ही। बात समझे ना, 3 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा, 36 पे जाना है तो 3.2 ले लो, 3.3 ले लो, अप्रॉक्स ले लो। यहाँ थोड़ा सा एग्जामिनर आपको चेक करेगा, एग्जैक्ट बताओ, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने ले लिया इसको 3.3, तो मैच कर लेना, आंसर आसपास आएगा, ठीक है। सो दिस इज 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, है ना। आप एग्जाम में कैसे करोगे, तो आप ऐसे ही करोगे। नाउ ए नहीं पूछा है हमसे, क्या पूछा है, रेडियस पूछा है, ठीक है भाई। तो सेल कौन सा है, बीसीसी। अब याद करो बीसीसी में पार्टिकल कहाँ टच करते हैं, तो बीसीसी में पार्टिकल टच करते हैं बॉडी सेंटर। अब बच्चों बॉडी सेंटर होता है √3a, तो हम कहेंगे भाई बीसीसी में √3a इक्वल्स टू क्या होता है, 4r, हमें तो r फाइंड करना है, सो √3a/4, तो भाई √3a की वैल्यू कितनी है, 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर रहेगा। तो अब आपको सॉल्व करना है √3 मल्टीप्लाई विद ए की वैल्यू तो आपके पास है ही, 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ठीक है। तो सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास आएगा 1.42 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन तो सिंपल ही है, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज बीइंग ईदर अ पी टाइप और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो बच्चों सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तो सेमीकंडक्टर है, इनमें डोपिंग करनी है, तो पहला इससे मिला है इंडियम और दूसरा मिला है बोरॉन। तो देखो बच्चों ग्रुप 14 जो है दैट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb, है ना। अब इनमें अगर ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी मिलाओगे, है ना, तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, तो ये हो जाता है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और अगर ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी मिलाओ, तो ग्रुप 13 है बच्चों बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। अब देखो कौन किसकी डोपिंग कर रहा है, तो जर्मेनियम में डोपिंग हो रही है इंडियम की, तो जर्मेनियम ये रहा, इंडियम की डोपिंग हो रही है, तो हम कहेंगे भाई यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी मिलाई जा रही है, सो दिस विल बी पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। करंट जो है वो होल्स की वजह से पास होगा। सेकेंड, तो बच्चों सिलिकॉन में इम्प्योरिटी मिलाई जा रही है बोरॉन की, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी है ना। ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो बनेगा, अगर ये मिलाते हो इसमें तो बनेगा पी टाइप, है ना। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी मिलाओगे तो बच्चों बनेगा एन टाइप, है ना, गलती से लिख दिया था। तो अगर ये मिलाते हो सो एन टाइप और ये मिलाते हो तो पी टाइप। अब आप देखो सिलिकॉन में इम्प्योरिटी मिलाई बोरॉन की, ये तो ये भी क्या बन गया, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी मिला रहे हो, तो दोनों ही क्या है, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो भाई ग्रुप 14 में तो इम्प्योरिटी मिलानी है, 15 की मिलाएंगे तो हो जाएगा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर,
करंट की वजह जो है वो हो जाएगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी मिलाओगे तो होल्स बनेंगे, वैकेंसीज बनेगी, तो करंट की वजह वही होती है, इसलिए हमें पी बोलते हैं। पी मतलब पॉजिटिव यानी कि वैकेंसी की वजह से, और एन मतलब नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों फ्रॉम सॉलिड स्टेट। आई होप आपको समझ में आए होंगे, है ना। इनको आप नोट करना, नोट्स में डाल देना। ठीक है, पेपर जो भी बोर्ड का बनेगा तो इनमें से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर वाइज सीरीज पढ़ रहे हैं, है ना। अभी सॉलिड स्टेट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लो, है ना। शुरू के जो 4 चैप्टर्स है इनमें से न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, चाहे सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, इनमें से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा बनते हैं। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कैसा भी पेपर आ जाए आपकी तैयारी बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।